ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आलमी बैंक की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई है, पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन इस्लाहात रिपोर्ट 2024, जिसके मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान की GDP नमू का तखमीना 2.8% लगाया जा सकता है, जबकि करंट अकाउंट खसारे का तखमीना GDP के 0.6% के बराबर है। ये कहा जा रहा है कि आलमी बैंक की जो रिपोर्ट है इसमें के मुताबिक गुज़श्ता माली साल GDP की नमू 2.5% रही और अभी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है। रवां माली साल अफरात-ए-ज़र 11.1% तक रह सकता है, जबकि गुर्बत की शरह आइंदा 2 साल तक 39% रहने का तखमीना लगाया गया है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने यह कहा है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तानी मईशत में मुसलसल इस्तेहकाम आ रहा है। पिछले 1 साल में पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर मुआशियात शब्बर ज़ैदी साहब। शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शब्बर ज़ैदी साहब, एक तो वज़ीर ख़ज़ाना इस वक्त ऑब्वियसली दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुसलसल इस्तेहकाम आ रहा है पाकिस्तानी मईशत में, लेकिन दूसरी तरफ जो आलमी इदारे हैं वो भी इस तरफ जो मईशत के आशारिये हैं उसमें बेहतरी की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या वाकई आपके ख्याल में जो मईशत की समत है वो दुरुस्त हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक हकीकत है और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि पाकिस्तान की माशी हालत जो कि निहायत ख़राब हो चुकी थी 2023 के सितंबर में, जो आज सितंबर अक्टूबर है, तो अगर आप उससे कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की माशी हालात पहले से बहुत बेहतर हैं और पाकिस्तान बुनियादी माशी इस्तेहकाम की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है और ये बात जो है जो आलमी मालियाती इदारे कह रहे हैं और जो पाकिस्तान की भी स्टेटमेंट्स हैं उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और ये इसकी वजूहात में बारी बारी अगर आप कहें तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि एक तो इस गवर्नमेंट को बड़ा सब्सटेंशियल एडवांटेज मिला है ऑयल प्राइसेस में। तेल की कीमतें जो कि तकरीबन $127 पर बैरल पर चली गई थी, वो तकरीबन आधी होके $64 पर बैरल पर आई हैं, तो तिजारती खसारा कंपैरेटिवली कम हुआ है। दूसरी जो कामयाबी गवर्नमेंट ने हासिल की है वो ये है कि जो आपका एक्सचेंज रेट है वो तकरीबन लास्ट 1.5 साल से तकरीबन कांस्टेंट है और वो ग्रेजुअली थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है। उसकी वजह से आपके यहाँ जो डॉलर की हवाले की चीज़ें हो रही थी वो बेहतर हुई हैं। तीसरी वजह जो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते और वो हमें उसको क्रेडिट देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को या गवर्नमेंट को, या हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो बात मैं बड़े अरसे से कह रहा था वो बात अब शायद लोगों को समझ आ गई है। आपको ये सुन के हैरानी होगी उस्मा कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर $4 अरब की कमी हुई है। $4 अरब की कमी हुई है और अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है वो तकरीबन 4 अरब की अमाउंट से कम हो गई है। ये चीज़ इसलिए बहुत रेलिवेंट है कि ये सारी आइटम्स हमारे थ्रू ही रूट करती थी और ये सारी आइटम्स जो हैं ये हमारे करेंसी एक्सचेंज सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही थी। और ये अफगानिस्तान के साथ जो हमने अफगान ट्रांजिट के अंदर एक एडजस्टमेंट की है और बेहतरी की तरफ गए हैं, ये चीज़ बेहतर है। अच्छा, ये 3 मैंने पॉजिटिव बातें आपको बता दी। अच्छा, मगर अगर आप आज की खबर देखें, औरंगजेब साहब का बयान सुने तो उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है और उन्होंने अच्छा किया कि बात सबके सामने ले आए कि अभी हमें चाइना की रीप्रोफाइलिंग नहीं मिली है। मतलब चाइना ने हमारे लोन्स को रीप्रोफाइल नहीं किया है, तो हमारी जो बैरून मुल्क जो करंट अकाउंट की मुश्किलात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और ये एक हकीकत है। दूसरी एक और कामयाबी जो हमने हासिल की है वो ये है कि आपने शायद आज के अखबार में पढ़ा हो या कल के अखबार में था वो कि जो IPPs हैं उन्होंने वॉलंटरली 400 अरब रुपए का अपना रिलीफ
एग्री किया है वो गवर्नमेंट को देने को तैयार हैं। अब इसमें उस्मान जो बात में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड, एक्सचेंज और आईपीपी तीनों काम पिंडी ने किए हैं, इस्लामाबाद ने नहीं किए। ठीक। तो अब अगर ये काम पिंडी वाले कर रहे हैं तो फिर इस्लामाबाद वाले तालियां बजा रहे हैं क्या? और फिर जब फिर हम शिकायतें करते हैं कि भाई ये लोग इंटरफेयर करते हैं, तो हमें ये मैं ये नहीं सपोर्ट, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर मैं ये कह रहा हूं कि हमारी सिविल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट, अब देखें ना, जब औरंगजेब साहब ये कहते हैं कि वजीर आजम साहब की क़यादत में हमने ये माशी कामयाबी हासिल कर ली, मुझे ना ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते कि ये आप वजीर आजम का मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये किसी नवाज शरीफ का या इमरान खान का या मुशर्रफ खान का मुल्क नहीं है कि पाकिस्तान ने सही किया है, वजीर आजम की क़यादत नहीं होती तो भी यही होता। और जो मैंने 3 चीजें आपको बताई हैं, इसमें वजीर आजम साहब का कोई रोल नहीं है, बल्कि ये तो वो वजीर आजम है जिन्होंने ये सारे आईपीपी साइन किए थे। ये तो भी ये क्रेडिट तो पाकिस्तान को जाता है ना। आपने अभी जिस तरह से बात की कि ये किसी एक शख्स का मुल्क तो है नहीं। मैं कुछ और कह रहा हूँ भाई, ये चंदा, ये सारे जो आईपीपीज हैं जिसमें आज जिसका सारा आप करेक्शन कर रहे हैं, ये कौन लाया था? ये तो नवाज शरीफ साहब लाए थे, शहबाज शरीफ साहब लाए थे। अब वो उनके मुआहदे सही हो रहे हैं या सही किए जा रहे हैं, तो आप किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? आपने तो सही नहीं किया, ये सही तो किसी और ने किया है, उसको तो क्रेडिट दे दे थोड़ा सा। आपके ख्याल में क्रेडिट किसी और को दिया जाना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा उस्मा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये कितने नालायक हैं, ये कितने नालायक हैं। हम कितने नालायक हैं, मैं हम कह रहा हूं, हम कितने नालायक हैं सिविल पॉलिटिशियंस कि हम तो ये आईपीपी में मैस करके बैठे हैं। हमने ही मैस किया ना, हमने किया था ना मैस, अफगान ट्रांजिट का मैस हमने क्रिएट किया था ना, एक्सचेंज कंपनी का मैस हमने क्रिएट किया था ना, ये कोई फौजियों ने तो नहीं किया ना। तो अगर आज फौजी पाकिस्तान में आके ये कहते हैं कि हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो हमें बुरी लगती है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। मगर आप बताइए कि जब करेक्शन ये करने जाते हैं तो हम तो आते हैं, अपनी मैस करते हैं, फिर फौजियों के हवाले कर देते हैं, फिर फौजी आते हैं, फिर हम उनके हवाले कर देते हैं। क्या रीजंस हैं कि ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये जब भी गवर्नमेंट में आते हैं तो ये इनके पास वो ताकत नहीं होती कि इस तरह के फैसले करें, या दूसरी तरफ आप ये कह लें कि जब ये आते हैं तो इतने मुश्किल फैसले कर लेते हैं कि आवाम को ही भुगतने पड़ते हैं? नहीं, देखिए बात ये नहीं है उस बात ये ताकत की बात नहीं है। ताकत आईपीपी में ताकत का कोई इशू नहीं था, आईपीपी में पॉलिटिशियन बिल्कुल आजाद थे। मसला मैं कहना नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में कह रहा हूं, ये नालायक है, ये अनएजुकेटेड है। इनका जो होता है ना कंसंट्रेशन स्पैन बड़ा छोटा है, होता है ना, जब आदमी कोई प्रेजेंटेशन सुन रहा होता है तो उसका कंसंट्रेशन स्पैन जो होता है ना, वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, किसी का आधा घंटा, किसी का घंटा होता है। हमारे पॉलिटिशियन का जो कंसंट्रेशन स्पैन है ना, वो किसी का 5 मिनट से ज्यादा का नहीं है। तो ये इन बेचारों को ना ट्रेनिंग पे भेजना चाहिए, इनको ट्रेनिंग पे भेजना चाहिए। स्विट्जरलैंड में इसकी ट्रेनिंग होती है जिसमें कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाया जाता है। ये बेचारे नलायक हैं, बेसिकली ये नलायक लोग हैं। अच्छा मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ना कि आज मुझे बताइए, औरंगजेब साहब तो पॉलिटिशियन नहीं है। तो शबर जैदी साहब, ये जो आईपीपीज वाले मामलात हैं, बिजली महंगी होना शुरू हुई खान साहब के दौर में, तो उस वक्त ये फैसले क्यों नहीं किए गए? क्योंकि उस वक्त तो एक पेज भी था, और ये तमाम जो इनिशिएटिव्स हैं ये उस वक्त भी लिए जा सकते थे, तो उस वक्त क्यों नहीं लिए गए और आज ही क्यों लिए जा रहे हैं? यही तो अर्ज कर रहा हूं, इनकी सियासी मजबूरियां होती हैं, इनका कंसंट्रेशन स्पैन कम है, ये अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते कोर इश्यूज के ऊपर, ये चीजों को बड़ी लिमिटेड में देख रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं ना, इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते टेक्निकली। इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर औरंगजेब साहब है, जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते। इस वक्त पावर को मोहम्मद अली साहब देख रहे हैं, जो किसी से बिलोंग नहीं करते। तो बाकी जो बंदे हैं ये आलू छोले बेच रहे हैं क्या? बाकी क्या बचा? अगर पावर, फाइनेंस और इंटीरियर निकल जाता है
तो बाकी काम क्या रह गया, मुझे तो ये बता दो। बाकी किस बात की मिनिस्ट्री है 80 लोगों की, ये क्या करते हैं सुबह उठ के, ये तो बता दो मुझे। ठीक, चलिए ये तो इसका जरा एक सियासी पहलू से एनालिसिस हो गया। अभी जो सऊदी अरब के साथ जो है मुआहदे, ये तो आपको पता ही है, फॉरेन अफेयर भी कोई और देखता है। तो फिर मुझे ये बताओ ना, ये बाकी सुबह उठ के करते क्या हैं, ये इनका काम क्या है, इनकी टाइम शीट क्या कहती है। ये सारे जो आते हैं शक्लें दिखाते हैं, टाई पहन के आ जाते हैं। कभी एक साहब आते हैं वो येलो कलर की टाई पहन के आ जाते हैं, डार्क येलो कलर की। तो उनका क्या काम क्या है उनका? ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो सऊदी अरब जो है उसने रेकोडेक में तो सरमाकारी का फैसला किया ही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और $2 अरब के कुछ MOU साइन होने की खबरें भी हैं। अभी क्या आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए हालात मौजूद हो चुके हैं, और जो एक सियासी इस्तेहकाम जिसको कहा जाता है कि मईशत के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, मईशत की बेहतरी के लिए, तो क्या उस सियासी इस्तेहकाम को भी आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में मौजूद है और जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी है? देखिए उस्मा, ऑन अ लाइटर नोट, जब कोई काम नहीं करना हो ना तो उसके लिए कमेटी बना दी जाती है, ठीक है। और जब इन्वेस्टमेंट नहीं करनी हो तो उसके लिए MOU बनाया जाता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी ना तो आप कहते हैं MOU साइन कर लो, ठीक है जी, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन कर लो। तो ये MOU मैंने बड़े बड़े देखे हैं, 50 MOU साइन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, हर प्राइम मिनिस्टर जाता है, वो 50 MOU साइन करके वापस आ जाता है। तो MOU तो मतलब होता है कि अच्छा फिर ऐसा मतलब है कि नहीं करना ना। अच्छा, अब आगे चले। देखिए सऊदी अरब का जो वफ्द आया हुआ है, मेरी जाती व्यू है, मेरी नाकिस राय में, ये रेकोडिक की सेल के लिए आया हुआ है, परचेज के लिए आया हुआ है। और रेकोडिक के अंदर मेरे हिसाब से काम तेजी से जारी है, और रेकोडिक में ये हमारे शेयर जो हमारा हिस्सा है वो बाय करेंगे, और ये पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद एक अच्छी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। मगर मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ और रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से जो प्राइस मैं देख रहा हूँ, जो मुझे प्राइस नजर आ रही है कि जो प्राइस देने जा रहे हैं, जो इसकी बारे में बात हो रही है कि इतने में इस बाय करेंगे, वो प्राइस मुझे कम नजर आ रही है। हमारे एसेट की कीमत उससे ज्यादा है। तो इस पे निगोशिएट नहीं किया गया या? देखिए मेरी बात सुने, ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट होता है क्योंकि अभी रिजर्व निकला नहीं है और रिजर्व निकलना है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि मैं सही कह रहा हूँ या दूसरा आदमी गलत कह रहा है या वो गलत प्राइस दे रहे हैं, मैं गलत कह रहा हूँ। मगर मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो रिजर्व है जिसकी जो एस्टिमेटेड रिजर्व है, वो उसकी वैल्यू के हिसाब से जो अमाउंट मैं सुन रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या अमाउंट्स हैं, वो मुझे थोड़ी सी कंपैरेटिवली लो साइड पे नजर आ रही है। शब्बर साहब, इससे पहले जब ये फैसला किया गया था रेकोडेक के मामले पर, अभी बातचीत हो रही थी, तो तब भी ये बात सामने आई थी कि हमारे जो एसेट्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर असल में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो माजी में भी कुछ ऐसे फैसले करती हैं कि वो अपने एसेट्स को किसी न किसी तरह से अंडरमाइन करती हैं, और वो इन दी एंड जो है वो जो प्रॉफिट में होना चाहिए फैसला, वो आपका उस्मा, ये मेरा काम है। मैंने सारी जिंदगी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने सारी जिंदगी यही काम किया है। मैं कंपनियों की वैल्यूएशन, एसेट वैल्यूएशन, ये हमारा काम है, हम लोग करते हैं, हमारा जिंदगी इसी काम में गुजरी है। और ये गवर्नमेंट के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, किसी भी गवर्नमेंट के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो इन चीज़ों को प्रॉपर वैल्यू कर सके। मेरा ये सजेशन होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कि इसकी प्रॉपर वैल्यूएशन करा ली जाए। कल को बाद में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। आज भी मेरी इंफॉर्मेशन है कि कुछ वेबसाइट्स पे कुछ लोगों ने इंडिकेटिव अमाउंट्स दी हैं कि इसमें ये रिजर्व्स हैं और ये पोजीशन है। मगर मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस गलत है, मगर ये चीज एग्जामिन होनी चाहिए, देखा जाना चाहिए, इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि गवर्नमेंट के पास इसकी कैपेबिलिटी नहीं होती, तो इसकी इवैल्यूएशन करवा लेनी चाहिए। तो ये किससे करवाई जाती है इवैल्यूएशन?
देखिए 2-3 वैल्यूएशन होती है। एक तो हमारे पास पाकिस्तान में जिस फर्म में मैं था, ए फर्गूसन एंड कंपनी और बड़ी फर्म्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, वो लोग करते हैं। और हम लोग जब वैल्यूएशंस करते हैं, जैसे फर्गूसन अगर करेगी तो फिर वो अपनी इंटरनेशनल फर्म से एक्सपर्टीज लेती है। हमारे पास पाकिस्तान में इस लेवल की माइंस को एवेलुएट करने के लिए हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, चार्टर्ड अकाउंट के पास भी नहीं है। तो वो फिर इसके लिए अपने इंटरनेशनल एक्सपर्टीज को लेकर आएंगे और वो उसको इन्वॉल्व करेंगे और हो जाती है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, मगर मैंने कहा ना, ये क्योंकि ये माइन है और माइन के बाद अभी रिजर्व्स को निकलना है, उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि मैं बैठूं और मैं जल्दी में या उसमें पैसे ले कर लूं। मेरा अपना ख्याल है कि ये आप प्राइस ले लें इसकी, सब्जेक्ट टू रिवैल्यूएशन की वैल्यूएशन होगी। अगर वैल्यूएशन की प्राइस बढ़ी तो हम प्राइस और ले लेंगे। मैं तो पर्सनली, अगर आप मुझसे बिल्कुल सिंसियरली पूछे तो मैं तो चाहता ही नहीं कि सऊदी को बिके। सही। तो अच्छा, अभी देखिए उस्मा मुझे एक बात बताएं, आप सऊदी अरब को क्यों बेच रहे हैं? इसलिए बेच रहे हैं कि आपको डॉलर चाहिए ना। तो डॉलर अगर आपको कहीं और से मिल जाता है तो हम क्यों बेचते हैं? अपना सोने का जेवर तो आदमी उस तक बेचता है ना जब उसके पास खाने को नहीं होता। तो हम सोने का जेवर क्यों बेच रहे हैं? तो उसको बेस्ट यूटिलाइज भी तो नहीं कर पा रहे ना। दूसरी तरफ ये क्या नहीं कर पा रहे? बेस्ट यूटिलाइज भी तो नहीं कर पा रहे। नहीं, आप समझे मेरी बात। नहीं, आपकी बात मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं आपको। देखिए, इसमें सऊदी वाले कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज लेके नहीं आ रहे। टेक्निकल एक्सपर्टीज बैरिक गोल्ड लेकर आया है जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, राइट। उनके पास 50% है। तो 50% में वो टेक्निकल तो वो लेकर आ रहे हैं, डेवलपमेंट वही करेंगे, इंजीनियरिंग वही लाएंगे, सब कुछ वही करेंगे। तो बाकी तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास तो साइलेंट मेजॉरिटी है जो वो सऊदी अरब को देने जा रही है। तो अभी ऐसी क्या इमरजेंसी है? क्योंकि अभी अगर मौशी अशारिया बेहतर हो रहे हैं। आपने वो बात कह दी जो मेरे दिल में थी। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मेरे दिल में था जो आपने कह दिया जुमला अभी थोड़ी देर पहले। अभी क्या इमरजेंसी है एससी? बताएं, यही मेरा सवाल है ना। या तो देखिए ना, वही वाली बात है ना, दो इशू है। एक तो आप ये एनवायरनमेंट बताना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आई, दूसरा आपको सऊदी अरब को एक अच्छा ओमेन दिखाना है। फिर देखिए, ये जो मैं और आप बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी सेंसिटिव बात है बेसिकली, ये आसान बात नहीं है। ये मैं और आप बात कर रहे हैं ना, ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान में होनी चाहिए मगर नहीं होती। राइट। ठीक हो गया शबर जली साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका आज के वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।